हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया जाता है उसी को हम लोग कवर करेंगे। जी हाँ, यानी बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया जाता है उसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी MCQ सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। यहाँ आपका मॉडल सेट में जितने भी क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में वो सेम टू सेम पूछ दिए जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे मिस्टेक होता है तो तुरंत आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़े हैं, ठोस के दो प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ जो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लास्टिक यानी पॉलीमर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या है अक्रिस्टलीय ठोस है। ग्रेफाइट, P4O10 ये सब क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की जो संख्या होती है वो कितना होती है, यानी बीसीसी में परमाणु की संख्या कितनी होती है। हम लोग जानते हैं कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है, 1/8 × 8 + 8 = 1 हो जाता है। ठीक है, और बीसीसी में यानी पिंड केंद्रित में एक केंद्र पर जो एटम रहता है उसका पूरा योगदान होता है, 100% कंट्रीब्यूशन होता है, यानी घन के निर्माण में यानी क्यूब के निर्माण में। ठीक है, तो 1 इसका हो जाएगा, 1 को यानी एक आपका सेंटर पर हो गया और प्लस आपका कॉर्नर पर 1 हो गया। ठीक है, यानी टोटल 2, यानी तो पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की जो संख्या होती है वो कितना होती है। देखिए घनाकार क्रिस्टल में, घनाकार पूछा गया आपको, तो घनाकार क्रिस्टल में जो ब्रेवेस जालकों की जो संख्या होती है टोटल 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है ना। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट की टेस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें प्लस आयन और निगेटिव आयन, प्लस और निगेटिव यानी माइनस और प्लस दोनों जो आयन होते हैं वो समान संख्या में ठोस से विलुप्त हो जाते हैं, यानी ठोस के सतह से वो गायब हो जाते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि क्रिस्टल का जो डेंसिटी होता है वो घट जाता है। ठीक है, क्योंकि यह पार्टिकल से बाहर निकलता है, जब पार्टिकल से बाहर निकलेगा तो वेट घटेगा, तो वेट घटेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, घनत्व घटेगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया कि मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता यानी मोलरिटी को व्यक्त किया जाता है, मोलरिटी को यानी हम लोग मोलरिटी निकालते हैं N/V इन लीटर, यानी विलायक के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, लीटर में। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाएगा मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी मोल पर लीटर में, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 5वां नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन से आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे सेम टू सेम। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं रहता, बहुत चेंजिंग रहता है नहीं, हल्का फुल्का चेंजिंग रहता तो वो नहीं के बराबर रहता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल को कहा जाता है। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 18 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज का आप क्या निकालेंगे, पहले मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ आपको क्या निकालना है, आपको मोललता निकालना। ठीक है, ग्लूकोज का दिया है 18 ग्राम, तो इसको क्या करेंगे, इसका मतलब जितना ग्राम दिया है और ग्लूकोज का जो ये होता है मतलब आणविक द्रव्यमान कुल जो होता है C12H22, मतलब ये ग्लूकोज का जो होता है मतलब फॉर्मूला उसका अगर आप आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 180 निकलेगा। कितना निकलेगा, 180 निकलेगा। ठीक है, यानी C6H12O6 का जो आणविक द्रव्यमान 180 निकलेगा, तो कट जाएगा यहाँ। ठीक है, ग्राम कट के कितना आया, तो लगभग आया आपका 180, तो 1/10 आएगा। ठीक है, तो 0.1 हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। n बराबर कितना निकलेगा, 0.1 निकलेगा। ठीक है, तो N/V इन लीटर करना, यानी N/V क्या करना है आपको, विलायक का केजी में द्रव्यमान लेना है, तो इसको केजी में चेंज कीजिए, 1000 ग्राम को केजी में आप चेंज कीजिए, तो 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। ठीक है, तो 1000 ग्राम बराबर 1 kg होता है। और हम लोग पढ़े हैं कि मोललता बराबर स्मॉल m बराबर नंबर ऑफ मोल्स से 0.1 निकला। ठीक है, यानी 0.1 निकला। ठीक है, मोललता हम लोग निकालते हैं और 0.1 कैसे निकला। ठीक है,
है। कैसे निकाले, यानी जो ग्राम दिया है 18 ग्राम, उसको हम आणविक द्रव्यमान से भाग दे दिए, ठीक है। और जो मोललता है यानी जो केजी में विलायक का द्रव्यमान है वो कितना है, 1 kg है, क्योंकि यहाँ बड़ा कितना दिया गया 1000 ग्राम दिया है, तो इसको केजी में चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा नीचे में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.1 ही हो जाएगा। 0.1 को 1 से भगा देंगे, 0.1 क्या निकल गया, मोलल निकल गया, मोलल, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं तो हम लोग का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 7th नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर करता है, तो ये जो निर्भर करता है ये किस पर निर्भर करता है, ये करता है विलय के कणों की संख्या पर। किस पर, विलय के कणों की संख्या पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रासरण द्राव यानी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर ICRT हम लोग पढ़े हैं, ICRT हम लोग पढ़े, ठीक है। आई जहां इंडिकेटर है तो आई को मतलब आप नहीं भी लिख सकते, तो पाई अपॉन सी करेंगे बराबर RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई अपॉन सी बराबर RT, ठीक है। तो सी को हम इधर लेके आ गए पाई का तरफ, ठीक है, तो ये गुणा में है, इधर आके भागा हो जाएगा, तो पाई बटे सी बराबर RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बटे सी बराबर RT, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है 8 नंबर क्वेश्चन का। स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को क्या कर दे, 1 मोल कॉपर तथा क्या करते हैं, उनको 1 मोल कॉपर को मुक्त कर देती है, फ्री कर देती है, ठीक है। तो 1 फेरेडे या फिर 2.33 फेरेडे फिर 2 फेरेडे, तो बिल्कुल इसका जो हो जाएगा 2 फेरेडे, यानी 96,500 कूलम जो होता है वो 1 फेरेडे होता है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कूलम आपका निकल जाएगा, यानी 2 फेरेडे जो मतलब चार्ज की जरूरत पड़ती है, यानी CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही समीकरण है। तो WM बराबर ZCT या फिर W बराबर जीट आपको पढ़े हैं, ठीक है। यानी M जो है मास है, यानी जो कैथोड पर जमा होता है, और Z जो है कांस्टेंट है, C आपका इलेक्ट्रिक करंट है, T आपका टाइम है, ठीक है। और सेकंड लॉ हम लोग जानते हैं E1/E2 इज इक्वल टू W1/W2, ठीक है। यानी इसी तरह हम लोग को याद रखना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसी भी विलयन की सांद्रता घटाने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। तो क्या परिवर्तित होता है, क्या चेंजिंग बदलता है, यानी क्या बदलता है, तो यहाँ जो बदलता है मोलर की चालकता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, मोलर की चालकता बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका, ये मोलर की चालकता बहुत अधिक घट जाती है, मोलर की चालकता बहुत अधिक घट जाती है, ठीक है। यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है, ठीक है। तो ये जो है प्राथमिक सेल नहीं है, इसको द्वितीयक सेल कहते हैं। ये रिचार्जेबल है, रिचार्जेबल करने का मतलब ये इसको दोबारा चार्ज करके इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और ये सब प्राथमिक सेल है, लेक्लांची सेल, गैल्वेनी सेल और मरकरी सेल, इसको एक बार इस्तेमाल करके एक बार उपयोग करके इसको बस और दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता, ये रिचार्जेबल नहीं होता। ये लेड संचायक सेल जो होता है ये रिचार्जेबल होता है, ये क्या कहलाएगा, द्वितीयक सेल कहलाएगा, या प्राथमिक सेल नहीं कहलाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है। तो तीनों के तीनों, ताप हो, दाब हो या फिर सांद्रण हो, यानी टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ठीक है। अब देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई फॉर्मूला आपको पता है, K बराबर मोल पर पावर 1 - n लीटर पावर n-1 पर सेकंड, ठीक है। n जहां इंडिकेट करता है मोल को, यानी नंबर ऑफ मतलब यानी कोटि का शून्य, यानी कोटि को इंडिकेट करता है, यानी फर्स्ट कोटि है, सेकंड कोटि है, नंबर ऑफ कोटि को इंडिकेट करता है। तो इसका जो निकलेगा शून्य कोटि का मोल पर लीटर पर सेकंड निकलेगा, कितना निकलेगा, मोल पर लीटर पर सेकंड आप वो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो, ठीक है। यहाँ आपको पूछा गया यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने का जो चांस होगा, समय होगा, वो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया के जो टी हाफ होता है, क्या होता है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन के होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो फाइनली आपका क्या निकल जाएगा, टी हाफ निकल जाएगा। तो इस तरह से टी हाफ जो निकलेगा इसका 15 नंबर क्वेश्चन का वो आपका निकलेगा 16 मिनट, कितना निकलेगा, 16 मिनट निकलेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है
तो वेग बराबर क्या दिया है k(a)2b। तो इसका आपको क्या पूछा जा रहा है, कोटि ऑर्डर पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है, इसका पावर को जोड़ देंगे और बी का पावर को जोड़ देंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका पावर को जोड़ देंगे। 2 + 1 = 3, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, तीसरा कोटि, तृतीय कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 17। क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की जो उष्मा होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो 20 से 40 डिग्री, यानी 20 से 40 किलो जूल पर मोल क्या होती है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन, जो पदार्थ जल की पृष्ठ तनाव को कम कर देता है उसको क्या कहते हैं, तो पृष्ठ सक्रिय कारक कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पृष्ठ सक्रिय कारक। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको पूछा है कि निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडली विलयन का निर्माण करता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च या फिर बेरियम क्लोराइड। तो ये स्टार्च, ये जो है क्या करता है, जल में कोलाइडली विलयन का निर्माण करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 19 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है। तो पायसी कारक कौन होते हैं, वो तेल होते हैं। ऑयल जो है वो क्या है, पायसी कारक है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कालामाइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। कालामाइन जो है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो ये जो है जिंक का अयस्क है। किसका, कालामाइन किसका अयस्क है, जिंक का अयस्क है, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। मोंड प्रकरण क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन कि मोंड प्रकरण यानी मोंड प्रोसेस द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो निकेल का, किसका किया जाता है, निकेल का किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। थर्माइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक के रूप में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो एल्यूमिनियम का होता है, किसका, एल्यूमिनियम का, ना कि सोडियम, जिंक या फिर कार्बन का। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करा है कि लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल यानी सलेग के रूप में निकलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो सलेग के रूप में निकलता है, वो निकलता है ये आपका CaO प्लस SiO2। ठीक है, ये आगे जो निकलता है CaSiO3 निकलता है। क्या निकलता है, CaSiO3 सलाइड के रूप में निकलता है जब धातु जो मतलब लोहा धातु का निष्कर्षण होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें नजर आएगा फोन वही बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। HCl नहीं बनाता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन और ओजोन है ये अपर रूप है। O3 और O2 ये दोनों क्या है, आपस में अपर रूप है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विभाषमिक अम्ल है। तो द्विभाषमिक अम्ल जो है वह है H3PO3। क्या हो जाएगा, ये द्विभाषमिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। संक्रमण तत्वों का जो स्थान है आवर्त सारणी के अंतर्गत डी ब्लॉक के अंदर में आता है। डी ब्लॉक के अंदर में संक्रमण तत्वों के ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्वों का युग्म है, एक पेयर है, यानी संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो युग्म है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ जो युग्म हो जाएंगे एक पेयर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे COFE। ये जो क्या है, एक पेयर है, एक युग्म है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। 31 क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रोमियम C24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूछा गया, जेड का वैल्यू आपको दे दिया गया है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले आर्गन 18 आपका कब कैप्चर कर लेगा, तो फाइनली इसका जो मतलब निकलेगा क्रोमियम यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकलेगा 31 का वो निकलेगा आपका AR3D5 4S1। क्या निकलेगा, AR3D5 4S1, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 32। निम्नलिखित में किन तत्वों में 4F यानी 4F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध बढ़ता है, यानी ऑर्डर के रूप में बढ़ता है। तो लेंथेनॉइड, किसमें, लेंथेनॉइड में बढ़ता है। 32 का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 33 क्वेश्चन क्या करा कि FeCN-3 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। ठीक है, Fe का आपको ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया, तो +3 होता है। क्या होता है, +3। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CuNH3 में प्रसंकरण होता है। इसमें जो प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका DsP2। क्या होता है, DsP2, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 35। विटामिन B12 में उपस्थित रहता है तो कोबाल्ट क्या होता है, कोबाल्ट
CO उपस्थित रहता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति जो होती है वह चतुष्फलकीय होती है। यह जो चतुष्फलकीय होती है वो होती है NaCN4 -2 आयन, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। 34 एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ ईथर बनता है, यानी सोडियम धातु के साथ धातु से शुष्क ईथर में ईथर में कराने पर, यानी शुष्क ईथर में कराने पर एथिल ब्रोमाइड जो बनता है वो क्या बनता है। क्या करा कि सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर में कराने पर जो बनता है फाइनली प्रोडक्ट वो बनता है ब्यूटेन। किसका निर्माण होता है? ब्यूटेन का निर्माण होता है। 38 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है? निश्चेतक के रूप में तो क्लोरोफॉर्म में, किसका? क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में आपका 38 का ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है? क्लोरल का अणुसूत्र है, तो क्लोरल का जो अणुसूत्र है CCl क्या हो जाएगा? CCl3CHO, यानी 39 का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे CCl3 यानी CCl3CHO है, ठीक है। 40 क्वेश्चन क्या कहा है कि जब CH3OH CH3MgX यानी बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड है बीच में कनेक्टेड है, तो इससे जो अभिक्रिया करेगा तो यौगिक जो बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका मीथेन। क्या बनेगा? मीथेन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब देखिए 41 में पूछा गया कि सामान्य सूत्र जो एल्केनोल के सौजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वो है, तो यह जो एल्केनोल के सौजातीय सूत्र को जो यानी सौजातीय समूह को जो प्रदर्शित करेगा CnH2n+2O, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। 42 क्वेश्चन करा कि एथेनॉल की समावयवी संख्या यानी समावयवी निम्नलिखित में कौन है? समावयवी आइसोमर, ठीक है। तो एथेनॉल की जो समावयवी है वो है आपका डाइमेथिल ईथर। क्या हो जाएगा? डाइमेथिल ईथर। 42 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन में 43 निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है? ल्यूकास अभिकर्मक 43 आपका करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो ल्यूकास अभिकर्मक जो है अनाद्र ZnCl2 और आद्र HCl, ये क्या है? ल्यूकास अभिकर्मक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है 43 नंबर क्वेश्चन का। 44 रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है, तो ये जो रहता है 95.5% अल्कोहल रहता है। क्या रहता है? रेक्टिफाइड स्पिरिट में 95.5% अल्कोहल उपस्थित रहता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों सामान्य सूत्र है। एल्डिहाइड और कीटोन का दोनों का जो सामान्य सूत्र है यानी जनरल जो फॉर्मूला है CnH2nO। क्या हो जाएगा? CnH2nO। 45 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 क्या पूछ रहा है कि आइसोप्रोपिल, क्या पूछ रहा है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, यानी फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? ये मिलता है एसीटोन। क्या बनता है? एसीटोन बनता है। अब देखिए कैल्शियम एसीटेट के कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा एथेनॉल। क्या बनता है? एथेनॉल का निर्माण बनता है, यानी एथेनॉल का निर्माण होता है फाइनली प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहा है कि C6H5MgBr का निम्न के साथ क्रियाशील का सही क्रम जो होगा, यानी क्रियाशीलता का जो सही क्रम होगा किसके साथ कितना रिएक्शन करेगा उसके साथ उसके अनुसार आपको ऑर्डर सजाना है। तो इसका जो ऑर्डर होगा ना 3 2 1 3 2 1, इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 2 1, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह नहीं उपस्थित नहीं है? कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो उपस्थित नहीं है। मेथेनोइक अम्ल, इथोनिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल या फिर बेंजोइक अम्ल। तो पिक्रिक अम्ल में ये नहीं होता, पिक्रिक एसिड में जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये नहीं पाया जाता, ठीक है। तो 49 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है? ठीक है, ईस्टर का, अल्कोहल का, एथर का या फिर एल्डिहाइड का। तो क्रियाशील समावयवी तो ये जो है ईस्टर का क्या होता है? क्रियाशील समावयवी है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में किस अभिकर्मक के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है, अंतर किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो अंतर किया जा सकता है वो NaHCO3 के द्वारा, किसके द्वारा? NaHCO3 के द्वारा, यानी 51 का आपका ऑप्शन
डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 51 का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 52। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ हीट किया जाता है तब जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। 52 नंबर क्वेश्चन। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है आपका CO। क्या बनता है, CO निकलता है, यानी CO फाइनली प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। प्राइमरी एमीन का जो क्रियाशील मूलक है वो क्या हो जाएंगे, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक। काफी सिंपल क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। तो क्रियाशील मूलक बॉन्ड NH2 ये जो है ये क्या है, प्राइमरी अमीन का ये क्या है, क्रियाशील मूलक, यानी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 एथिल अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है। एथिल अमीन की अभिक्रिया नाइट्रस एसिड के साथ कराने पर जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है। 54 नंबर क्वेश्चन। तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है C2H5OH, क्या बनता है C2H5OH, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ करने पर जो फाइनली प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, एसीटोन, मेथिलामीन या फिर एसिटल्डिहाइड या फिर अमोनिया। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मेथिलामीन। क्या बनता है, मेथिलामीन, ये प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किस में एल्काइलेशन संभव है। एल्काइलेशन किस में संभव है। तो ये जो एल्काइलेशन पॉसिबल है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में एल्काइलेशन संभव है। ठीक है, यानी अमीन की बात की जाती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या पूछ रहा है, ये निम्न में कौन सर्वाधिक मीठा शर्करा है। तो फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज जो है सर्वाधिक मीठा शर्करा है। 57 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, निम्न में कौन एस्टेरॉइड से संबंधित है। एस्टेरॉइड से संबंधित कौन है, 58 करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। तो ये जो हो जाएंगे विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, स्टेरॉइड से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कौन साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते। विटामिन ये जनरली शरीर के द्वारा एग्जिट नहीं किया जाता, मतलब प्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, डीएनए तथा आरएनए में क्या समान होता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में जो समान होता है वो क्या होता है, यानी एक जैसा जो पाया जाता है, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन। ठीक है, गुआनिन, एडेनिन और साइटोसिन। अब देखिए 61 आपको पूछा गया है कि पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है, यानी मोनोमर जो है वो क्या है। ठीक है, पीवीसी का, तो पीवीसी का जो हो जाएंगे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 रबर को सल्फर के साथ हीट करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गंधकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को गंधकीकरण कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। 63 निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। कौन योगशील बहुलक है, तो ये हो जाएंगे नायलॉन 6। क्या हो जाएंगे, नायलॉन 6। अब देखिए ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है। ब्यूना एस निम्नलिखित में किसका बहुलक है, ब्यूटाडाइन का या फिर क्या हो जाएगा ब्यूटाडाइन एवं स्टायरिन का ब्यूटाडाइन एवं क्या हो जाएंगे स्पायरिन का। ठीक है, तो 64 का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ब्यूटाडाइन एवं स्टायरिन का, यानी ब्यूना एस किसका बहुलक है, ब्यूटाडाइन और स्पायरिन का या स्टायरिन का, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 65, निम्न में कौन कृत्रिम अभिकर्ता है। निम्न में कौन कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट, 65 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो आर्टिफिशियल स्वीटिंग एजेंट हो जाएंगे ये इनमें से सभी तीनों के तीनों, साइक्लिन, एस्पार्टेम, सोडियम क्लाइस साइक्लोमेट, ये तीनों के तीनों क्या है, मीठा, यानी अभिकर्ता, यानी आर्टिफिशियल इनको बनाया गया है साइंटिस्ट वाला मेथड से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्या पूछा कि वैलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वैलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका उपासक के रूप में, उपसामक के रूप में, किसके रूप में, उपसामक के रूप में। 66 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में क्या है। ठीक है, तो रासायनिक रूप में एस्पिरिन जो है वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का एसिटाइल क्या है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 68 निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में जो उपयोग किए जाते हैं वो किए जाते हैं फिनोल का, किसका, फिनोल का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 69 निम्नलिखित में किसमें बॉन्ड CO ग्रुप पाया जाता है, उपस्थित है। ठीक है, तो इसे जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं कीटोन में, किसमें, कीटोन में। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है
इथाइल मेथिल में कौन टर्सरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल की बात की जाती है तो ये क्या है आपका टर्सरी अल्कोहल है, यानी ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है ये क्या है आपका टर्सरी अल्कोहल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए फर्स्ट सेट के अंतर्गत हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन कवर किए। ये सभी क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं भूलना है। अगर जो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के याद रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली 100% क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर दें। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। तब तक रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।